फ्रेंड्स का इंजीनियर्स गेटवे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या क्या हम इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं, रेफरेंस बुक कौन कौन सी हैं, वो सब हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप ये वाली वीडियो देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लें, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में हम पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे। पहली यूनिट में जो है आपका वो है, देखिए, इंट्रोडक्शन फोर्स एंड बेसिक टर्म्स। आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे, इंट्रोडक्शन फोर्स एंड बेसिक टर्म्स। अब बेसिक टर्म्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जो बेसिक टर्म्स है इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी। मैं आपको बता दूं, जो आपका फोर्स है, जो मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, ये जो फोर्स तो पढ़ेंगे ही हम, साथ ही साथ बेसिक टर्म्स बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। इन पर आपको पूरा फोकस करना है। छोटी छोटी सी डेफिनेशन होंगी, इन पर आपको पूरा फोकस करना है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले, क्योंकि हमारी यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, तो सबसे पहले तो मैं यही पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या होती है। क्लियर है नहीं? क्योंकि जब मैकेनिक्स के बारे में पता होगा फिर उसकी बेसिक टर्म्स भी हम आसानी से पढ़ लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा होगा सबसे ऊपर फिजिक्स। आपको दिख रहा होगा कि भाई पढ़ तो रहे हैं मैकेनिक्स, तो ये फिजिक्स कहाँ से आ गई? ठीक है नहीं? तो जो मैकेनिक्स है, ये जो मैकेनिक्स, देखिए यहाँ पर आपको मैकेनिक्स नज़र आ रहा होगा, ये फिजिक्स का ही पार्ट है। फिजिक्स आपकी, जो आपने इंटर में फिजिक्स पढ़ी है, वो फिजिक्स आपकी 3 ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फिजिक्स का पोर्शन जो है वो कुछ मैकेनिक्स में कवर होता है, कुछ थर्मोडायनेमिक्स में कवर होता है, और कुछ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर होता है। क्लियर नहीं? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक दोनों इसी में ही कवर हो जाती हैं। हमें पढ़ना है बेटा मैकेनिक्स, ये क्लियर नहीं? हमें इसकी बात कर रहा हूँ, मैकेनिक्स की। अब इस मैकेनिक्स में भी देखिए, मैकेनिक्स के अंदर भी 2 टाइप होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक, इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्टैटिक क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कि डायनेमिक क्या होता है। फिर डायनेमिक के अंदर भी 2 पार्ट है, एक काइनेमेटिक्स और एक काइनेटिक। क्लियर है? तो हमें जो पढ़ना है, सबसे पहले मैंने बताया कि जो मैकेनिक्स है वो फिजिक्स का ही एक पार्ट है। क्लियर है? और फिर मैकेनिक्स जो है वो आपका डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। फिर डायनेमिक भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक काइनेमेटिक्स और एक काइनेटिक। आप बच्चों पहले ही देख लीजिएगा कि आपको जो वीडियो है वो क्लियर दिखाई दे रही है या नहीं। अगर क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही है तो इसके पिक्सल बढ़ा लीजिएगा आप, 240 पिक्सल या 360 पिक्सल कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरा टेक्स्ट क्लियर दिखता रहे। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स क्या है, ठीक है? फिर आएंगे स्टैटिक्स पर, फिर डायनेमिक्स, फिर काइनेमेटिक्स, फिर काइनेटिक। एक एक करके इनके बारे में पहले समझेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आप देख रहे होंगे, देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ए ब्रांच, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ द फिजिकल साइंस that is concerned with the state of rest or motion of bodies subjected to the action of force। अब इसे देखिए, हिंदी में समझिएगा थोड़ा सा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है? एक ब्रांच है, एक शाखा है, किसकी? फिजिकल साइंस की, एक भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स का एक पार्ट है। डेट इज कंसर्न, जिसमें हम क्या कंसर्न करेंगे? विद द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी कोई आपकी बॉडी है, जैसे ये कोई बॉडी है आपकी, ये बॉडी आपकी रेस्ट में है या मोशन में है। क्लियर है? ये बॉडी आपकी रेस्ट में है या मोशन में है, इसका कंसर्न किसके अंदर होगा? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर होगा। किसके अंदर होगा भाई? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। किसका? इस बॉडी का। क्लियर है? अब ये आपका जो है रेस्ट क्या है, मोशन क्या है? रेस्ट का मतलब तो क्या हो गया? रेस्ट होता है कि कोई भी बॉडी आपकी एक ही जगह रखी हुई है तो हम कहते हैं कि बॉडी आपकी रेस्ट में है। और मोशन का मतलब क्या होता है? कि कोई भी बॉडी आपकी चल रही है। जैसे कार है, अगर आपकी कार पार्किंग में खड़ी है तो वो रेस्ट में है, और आपने पार्किंग से निकाल के उसे सड़क पर दौड़ाने लगे तो वो आपकी किस में आ गई? मोशन में आ गई। क्लियर नहीं? तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? कंसर्न विद द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ फोर्स। आपको पता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट से मोशन में कब जाएगी?
जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। आप कार चलाते हैं तो कार चलाने के लिए आपको कार स्टार्ट करनी पड़ेगी, एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, इंजन से काम लेना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो कार है वो चलेगी। क्लियर नहीं? तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि किसी भी बॉडी पर अगर एक्शन ऑफ फोर्स लगाए जा रहे हैं तो आपकी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, इन सब का कंसिडरेशन आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर करेंगे। यानी कुल मिला के यह है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाए जाते हैं तो उस फोर्स का उस बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा। क्लियर है? बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि किसी भी बॉडी पर अगर एक फोर्स लगाए या एक से ज़्यादा फोर्स लगे हैं तो उस बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। क्लियर है? तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लियर हो गई होगी। अभी मैंने बताया था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। अभी मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किस में डिवाइड है, स्टैटिक्स और डायनेमिक में। ठीक है नहीं? ये स्टैटिक है और ये आपका डायनेमिक है। क्लियर है? अब स्टैटिक और डायनेमिक में जो है आपका सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? स्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टैटिक क्या है? देखिए आपका स्टैटिक डील्स विथ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अंडर एक्शन ऑफ फोर्सेज। क्लियर है? स्टैटिक किस में डील करेगी? विथ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी अंडर एक्शन ऑफ फोर्सेज। यानी किसी भी बॉडी पर फोर्स लगे हुए हैं तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। तब हम क्या कहेंगे कि आपकी बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है। क्लियर नहीं? यानी वो स्टैटिक के अंडर में आएगा अगर आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि कोई ये बॉडी है और ये बॉडी आपकी एक जगह पर रखी हुई है वो तभी इक्विलिब्रियम में होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा आप। देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है बॉडीज मे बी आइदर एट रेस्ट और मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी जो आपकी बॉडी है वो आपकी हो सकता है रेस्ट कर रही हो। क्या हो सकता है? कि बॉडी आपकी रेस्ट कर रही हो, एक जगह पर रखी हुई हो, या ऐसा भी हो सकता है मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कि आपकी बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो। यानी ये बॉडी अगर हमने मान लिया कि ये बॉडी आपकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही है? मोशन कर रही है। क्लियर नहीं? और आपने इस पर फोर्स लगाया, आपने इस पर क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद भी आपकी बॉडी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ही क्या कर रही है? मोशन कर रही है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि आपकी बॉडी स्टैटिक में है। क्यों है स्टैटिक में? क्योंकि जो इसकी पहली कंडीशन थी फोर्स लगाने के बाद भी इसकी वही कंडीशन बनी रही। इस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं जी? इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं कि फोर्स लगाने के बाद भी अगर उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता तो वो आपकी स्टैटिक के अंडर में आएगी। क्लियर हो गया होगा आपको स्टैटिक? नेक्स्ट चलते हैं देखिए डायनेमिक पर, कि डायनेमिक क्या है। देखिए डायनेमिक है आपका, ये देखिए ऊपर सबसे पहले ऊपर डायनेमिक ही है। डायनेमिक इज द ब्रांच, डायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर आपका कोई भी बॉडी किस में है? मोशन में है, तो उसकी जो डीलिंग होगी वो किसके अंदर होगी? वो डायनेमिक के अंदर होगी। किसके अंदर होगी? डायनेमिक के अंदर। मोशन का मतलब यह है, मोशन में तक कब होगी कि कोई भी बॉडी मान लिया आपकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है और आपने इस पर फोर्स अप्लाई करा, फोर्स अप्लाई करने से उसकी स्पीड घटी या बढ़ी, तो आप कहेंगे कि बॉडी आपकी किस में आ गई? मोशन में आ गई। ये ध्यान रखिएगा, स्टैटिक और डायनेमिक में यही डिफरेंस है। स्टैटिक में उसकी पोजीशन में चेंज नहीं होता, लेकिन डायनेमिक में फोर्स लगाने पर पोजीशन में चेंज हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं? ऐसा नहीं है कि जो चीज़ चल रही है वो डायनेमिक, जो चीज़ रुकी हुई है वो स्टैटिक। ये गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये ध्यान रखिएगा आप। स्टैटिक में कौन सी चीज़ें आएंगी? वो बॉडी जो एक ही स्पीड से दौड़ रही है या रुकी हुई है। क्लियर नहीं? और अगर फोर्स लगाने पर उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है तो वो डायनेमिक में आ जाएगी। ठीक है नहीं? अब डायनेमिक के की दो पार्ट बताए थे, एक काइनेटिक्स और एक काइनेमेटिक्स। ठीक है नहीं? ये तो क्लियर है कि डायनेमिक के दोनों पार्ट है, यानी मोशन की बात तो दोनों में होगी। ठीक है नहीं? यानी दोनों के ही अंदर क्या होगा? मोशन में चेंज होगा। क्लियर नहीं? तो देखिए पहले काइनेटिक देख लेते हैं। काइनेटिक क्या है? काइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ बॉडीज बाय कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। बाय कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। ये जो चीजें दी गई है बाद में,
बाय कंसिडरिंग द कोज ऑफ मोशन। इसे आप ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चीज में, ठीक है नहीं। काइनेटिक्स और काइनेमेटिक में यही लाइन आपका क्या डिफरेंस पैदा करेगी, क्लियर है नहीं। काइनेटिक्स में हम किसका कंसिडरेशन करेंगे, द कोज ऑफ मोशन का, यानी जो मोशन हुआ, मान लीजिए ये बॉडी आपकी जैसे ऊपर ये बॉडी रखी थी, ये बॉडी आपकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही थी, लेकिन जैसे ही आपने इस पर एक एफ फोर्स अप्लाई किया, तो एफ फोर्स को अप्लाई करने पर जो इसकी स्पीड है वो 10 ना हो के अब कितनी हो गई, वो हो गई जी 12 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई, 12 मीटर पर सेकंड हो गई 10 मीटर पर सेकंड की जगह, यानी इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, क्लियर नहीं। तो आपको काइनेटिक्स के अंदर ये भी पढ़ना है कि भाई ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ी, ये किसकी वजह से बढ़ी, किसकी वजह से बढ़ी, एफ फोर्स की वजह से। तो अगर मैं इस एफ फोर्स का कंसिडरेशन कर रहा हूं तो ये आएगा काइनेटिक्स के अंदर, और अगर मैं इस एफ फोर्स का कंसिडरेशन नहीं कर रहा हूं तो वो आएगा काइनेमेटिक्स के अंदर। बस ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं। ये तो हम पढ़ेंगे कि भाई पहले स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर भाई स्पीड आपकी 12 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी कितनी चेंज हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में चेंज हुई है, ठीक है नहीं, और कितने टाइम में उतनी कितनी डिस्टेंस कवर की है, वो सब चीज़ें काइनेटिक्स में भी आएंगी, काइनेमेटिक्स में भी आएंगी, कि डिस्टेंस कितनी है, वेलोसिटी कितना है, टाइम कितना है, वो सब चीज़ें आएंगी। लेकिन काइनेटिक्स के अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा आएगी कि जो भी आपका मोशन हुआ है, जितनी भी आपकी स्पीड चेंज हुई है, वो किस फोर्स की वजह से हुई है, उस फोर्स का कंसिडरेशन केवल और केवल काइनेटिक्स में होगा, काइनेमेटिक्स में नहीं होगा। देखिए काइनेमेटिक्स को समझ लेते हैं। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द कोज ऑफ द मोशन, ठीक है नहीं। काइनेमेटिक्स में हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे किसकी, मोशन ऑफ बॉडी की, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द कोज ऑफ मोशन। किसके कंसिडरेशन के बिना, जिसकी वजह से मोशन हुआ है, मोशन किसकी वजह से हुआ है, इस एफ की वजह से, ठीक है नहीं। तो इसके बिना कंसिडरेशन के जो हम कंसिडरेशन करेंगे वो किस में आएगा, काइनेमेटिक्स में आएगा। काइनेमेटिक्स डील्स विद द स्पेस टाइम रिलेशनशिप ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी। ये मैंने बताया था आपको कि स्पेस यानी जो है डिस्टेंस कितनी कवर की, टाइम कितना लगा, कितनी स्पीड है, उन सब का हम आप इसमें क्या करेंगे, कंसिडरेशन करेंगे। जैसे सम एग्जाम्पल ऑफ काइनेमेटिक्स कॉन्सेप्ट आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है, ये काइनेमेटिक्स में भी आएगा और काइनेटिक्स में भी आएगा, ठीक है नहीं। लेकिन काइनेमेटिक्स में आपका ये जो फोर्स एफ है ये भी आएगा, और काइनेमेटिक्स में ये नहीं आएगा। तो बेटा ये हो गया आपका कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स के फिर दो टाइप हो गए आपके, एक काइनेटिक्स और एक काइनेमेटिक्स, क्लियर है नहीं। काइनेटिक क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, सॉरी, मैकेनिक्स के दो टाइप बताए मैंने आपको, एक स्टैटिक और एक डायनामिक, ठीक है नहीं। फिर डायनेमिक के दो पार्ट है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, ठीक है बेटा। ये आप थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा कि मैकेनिक्स के दो पार्ट होंगे आपके, स्टैटिक और डायनेमिक, फिर डायनेमिक के दो पार्ट होंगे, काइनेटिक और काइनेमेटिक्स। जो छोटा सा मेन डिफरेंस है वो समझ लीजिएगा बस, कि काइनेटिक्स में किसका कंसिडरेशन होगा और काइनेमेटिक्स में किसका, ये पता होना चाहिए आपको। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, इसके एक दो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल आता है, देखिए इसका, ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर एक डायग्राम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम किताबें रखी हैं किसी टेबल पर, तो ये आपकी क्या है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। आपकी किताबें ये इसी पोजीशन में बनी रहेंगी जब तक कि आप इन पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, क्लियर है नहीं। और जो आपका देखिए इधर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम दिख रहा है, ये आपको अर्थ दिख रही है जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रही है, यानी किसी के रेस्पेक्ट में इसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो ये किस में आ जाएगी, आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, क्लियर है नहीं। तो अब इसके बाद देखिए, ये छोटा सा मैंने एक एग्जांपल दिया था जिससे कि आप समझ लें कि भाई स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, क्लियर है नहीं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ध्यान रखिएगा कि पोजीशन में चेंज नहीं होगा, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पोजीशन में चेंज होगा, ठीक है भाई। अब आता है, देखिए ये आप देख लीजिएगा यहाँ पर, ये भी आपका एग्जाम्पल है। ये जो आपका देखिए ये 200 kg, ये आपको जो है 200 kg का जो नज़र आ रहा होगा, ये 200 kg की एक बॉडी कहाँ रखी है, ये रखी है टेबल पर, 100 kg की टेबल पर रखी हुई है, और ऊपर से इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा Fy, ये फोर्स नज़र आ रहा होगा, इसमें Fy फोर्स नज़र आ रहा है। लेकिन इस फोर्स के लगाने के बाद भी ये आपकी इसी पोजीशन में बनी हुई है,
ठीक है नहीं, इसका मतलब बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है। ऐसे ही आपको यहाँ पर ये कार नजर आ रही होंगे, 3-4 कार हैं, ये सड़क पर दौड़ रही हैं। मान लिया एक जो ये कार है आपकी ये वाली, ये 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है। कितनी? 60 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर लिख लेते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लिया दौड़ रही है। ठीक है नहीं। अब आपने जब एक्सीलेटर लगाया, जिस पर एक्सीलेटर दबाया, एक्सीलेटर दबाने से इसकी स्पीड कितनी हो गई? इसकी स्पीड हो गई मान लिया 70 किलोमीटर पर आवर। तो यानी जो उसकी कंडीशन थी 60 किलोमीटर पर आवर, वो आपने चेंज कर दी, वो हो गई आपकी 70 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपकी जो कार है ये किस में आ गई है? ये डायनेमिक कंडीशन में आ गई। किस में आ गई? डायनेमिक कंडीशन में। मोशन में तो पहले भी थी जब 60 की स्पीड थी, जब 70 की स्पीड हुई तब भी मोशन में थी, लेकिन स्पीड चेंज हो गई, फोर्स लगाने से स्पीड चेंज हो गई, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये डायनेमिक कंडीशन में आ गई। और अगर आपकी ये कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही दौड़ती रहे तो हम कहेंगे कि आपकी जो कार है वो स्टैटिक कंडीशन में है। ठीक है नहीं, यानी जो कंडीशन उसकी पहले थी कुछ समय बाद भी उसकी कंडीशन वही एज इट इज बनी हुई है। तो ये कुछ एग्जाम्पल की सहायता से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है। क्लियर है स्टूडेंट? अगर अब भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको कमेंट में रिप्लाई करके समझा दूंगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट आता है इसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशन आती हैं। ये डेफिनेशन है आपकी मैटर। क्या है जी? मैटर। अब मैटर क्या होता है? देखिए मैटर यहाँ पे देखिए आपको जो है डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है नहीं, यानी एनीथिंग, इस वर्ड में हर चीज जिसका कुछ ना कुछ मास है और जो कुछ ना कुछ स्पेस को घेरती है, कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, वो क्या कहलाती है? वो आपकी मैटर कहलाती है। मैटर का मतलब होता है आपका पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ। आपको पता है आपका जो मैटर है वो 3 तरह का होता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। क्लियर है? तो जितना भी आपका जो है ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो 3 ही कंडीशन में पाई जाती हैं, तो सॉलिड या लिक्विड या गैस। ठीक है नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैटर क्या है, तो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और अगर मैं मैटर की स्टेट की बात करूं, जो मैटर की जो स्टेट होती है, मैटर की कितनी स्टेट होती है? मैटर की आपकी 3 स्टेट होंगी। देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, पहली आ गई सॉलिड, दूसरी आ गई लिक्विड, तीसरी हो गई गैस। यानी ब्रह्मांड में जो कुछ भी पाया जाएगा वो 3 ही फॉर्म में पाया जाएगा, या तो सॉलिड में, या लिक्विड में, या गैस में। वैसे चौथी पोजीशन भी बताते हैं, प्लाज्मा होती है। ठीक है नहीं, लेकिन मेनली हम 3 ही पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैटर आपको आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा बच्चों। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको मैटर की ओर दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये है एग्जाम्पल ऑफ मैटर, बनाना। ठीक है नहीं, ये भी आपका क्या है भाई? ये मैटर है, ये भी ब्रह्मांड में पाया जाता है। ठीक है नहीं। अब ये आपका फोन हो गया, ये भी आपका मैटर का एग्जाम्पल है। एटम जो होते हैं ये भी आपका जो है मैटर है। बुक्स मैटर है, पेन मैटर है, कार मैटर है, मिल्क मैटर है, रॉकेट मैटर है। आपकी जो है एयर जो है, जो एटमोस्फेरिक एयर है वो भी मैटर है। आपका पानी है वो भी मैटर है। तो सब चीजें ब्रह्मांड में हम खुद भी एक मैटर ही हैं। ठीक है नहीं, अगर मैं अपनी भी बात करूं या आपकी बात करूं, सब चीज दुनिया में जो भी है वो सब क्या है? ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं पाई जाती हैं सब क्या है? सब मैटर है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है पार्टिकल। ये भी छोटी सी डेफिनेशन है। देखिए पार्टिकल क्या होता है। देखिए पार्टिकल में आपको छोटा सा, देखिए आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि पार्टिकल आपका होता क्या है। आप की कोई भी बॉडी है, वो किससे बनी होती है? वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है। तो जो वो सबसे छोटा कण है, किसी भी बॉडी का जो सबसे छोटा कण होगा वो आपका क्या होगा? जैसे आप देख रहे होंगे सॉलिड है, ये सॉलिड बॉडी जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटे छोटे कणों से मिलकर इस तरह से जुड़कर बनी हुई है। देख रहे होंगे ये लिक्विड है, लिक्विड में भी छोटे छोटे कण आपस में एक कंटेनर के अंदर घूम रहे हैं। यह आपकी गैस है, गैस में भी छोटे छोटे कण आपके घूम रहे हैं। क्लियर है नहीं? तो किसी भी मैटर का या किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाएगा? पार्टिकल कहलाएगा। ठीक है, देखिए ए पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम, यानी जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो, बट हैज ए मास विच कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट। लेकिन उसका कुछ ना कुछ मास जरूर है, चाहे भले ही वो 0.00001 ग्राम है। ठीक है नहीं, बहुत ही कम मास होगा, लेकिन फिर भी हम उसे एक पॉइंट पर कंसिडरेशन कर सकते हैं।
जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर एक बिंदी लगा दी, इस तरह से आपको दिख रही होगी, तो ये बिंदी क्या हो गई, ये आपका क्या हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ठीक है नहीं। आपने आटा देखा होगा, आटे का एक छोटा सा कण निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आटे का जो सबसे छोटा कण है, एक सिंगल कण है, वो आपका पार्टिकल है। वो क्या है, पार्टिकल है। क्लियर है नहीं। तो जितनी भी बॉडीज होती हैं आपकी, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं दुनिया में, वो सब छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है नहीं। तो सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, उसका वॉल्यूम बहुत कम होगा, लगभग जीरो के बराबर होगा, और मास भी उसका लगभग होगा जीरो के बराबर ही, लेकिन हम उसे एक पॉइंट के थ्रू कंसंट्रेट कर सकते हैं। क्लियर है, एक पॉइंट के थ्रू हम उसे कंसंट्रेटेड करके इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये हमारा पार्टिकल है। तो ये डेफिनेशन हो गई बच्चों, ध्यान रखिएगा पार्टिकल की। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में आपका जो है पार्टिकल के बाद आता है आपका बॉडी। पार्टिकल के बाद क्या आता है बेटा, बॉडी। कि बॉडी क्या है, देखिए आपको पार्टिकल अभी पता है कि पार्टिकल क्या होते हैं। अगर मैं बहुत सारे पार्टिकल को मिला दूं, तो बहुत सारे पार्टिकल को अगर मैं मिला दूं तो देखिए क्या बनेगी, बहुत सारे पार्टिकल को ऐसे मिलाने से आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे बॉडी। ठीक है भाई। तो ए बॉडी हैज ए डेफिनेट शेप एंड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। यानी क्या होगा, बॉडी की एक डेफिनेट शेप होगी, उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ ना कुछ होगी, ठीक है नहीं, और उसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। यानी बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल को मिलाकर हमने क्या बना दी, एक बॉडी बना दी। क्लियर है नहीं। तो इसका कुछ ना कुछ डेफिनेट शेप होगी, कुछ ना कुछ मास जरूर होगा इसका, और वॉल्यूम भी जरूर होगा, जिसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो क्लियर है। तो बॉडी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, आपका बॉडी कहलाएगा। इसका कुछ ना कुछ शेप जरूर होगी, कुछ ना कुछ इसका मास जरूर होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट आता है, देखिए बॉडी के बाद हम बात करते हैं रिजिड बॉडी की। देखिए रिजिड बॉडी में आपको पहले ही बता देता हूं कि रिजिड बॉडी आपकी एक काल्पनिक बॉडी है। आपको बॉडी के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बॉडी है जैसे मैंने आपको अभी मैटर के एग्जाम्पल बताए थे, वो सब बॉडी है। आपका जो है मोबाइल है, ये बॉडी है। आपका जो है क्या नाम, जो है घर में टीवी रखा है, ये भी एक बॉडी है। आप खुद एक बॉडी है, ठीक है नहीं। या आपका आपके हाथ में जो पेन है, ये आप बॉडी है। आपकी बुक है, ये बॉडी है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, ठीक है नहीं। अब रिजिड बॉडी भी है तो बॉडी ही, लेकिन रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ये कहती है कि ए बॉडी इज सेड टू बी ए रिजिड बॉडी व्हेन इट हैज परफेक्टली डेफिनिट शेप एंड साइज, द डिस्टेंस between all points of particle of such a body do not change while applying any force on it। यानी रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ये कहती है कि रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसकी शेप तो डेफिनिट होगी, शेप और साइज डेफिनिट होगी, लेकिन फोर्स लगाने के बाद भी, मान ली ये कोई बॉडी है आपकी, इस बॉडी के ये मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल से मैंने ये बॉडी इस तरह से बना दी। अब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया इधर से भी और इधर से भी, तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ये कह रही है कि फोर्स अप्लाई करने के बाद भी इसके जो मॉलिक्यूल है, इसके मॉलिक्यूल जो पार्टिकल है, उनकी जो बीच की डिस्टेंस है, उसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं हो रहा है। मान ली एक ये है, एक पार्टिकल ये है, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो जितनी फोर्स लगाने से पहले थी, बाद में भी इतनी ही है। अब जब नंबर जो आपके जो पार्टिकल है, जब उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, तो आपकी बॉडी के जो साइज है, जो बॉडी का पहले साइज था, बाद में भी एज इट इज वही बना रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो पार्टिकल थे उनके बीच के डिस्टेंस में किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा पूरे यूनिवर्स में कोई बॉडी नहीं है जिसमें फोर्स लगाने पर उसके बीच में जो उसके पार्टिकल है, उसके बीच की डिस्टेंस चेंज ना हो। क्लियर है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि रिजिड बॉडी आपकी एक काल्पनिक बॉडी है, ठीक है भाई। अब देखिए अब नेक्स्ट आता है इलास्टिक बॉडी। क्या आता है जी, इलास्टिक बॉडी। अब इलास्टिक बॉडी समझ लीजिएगा कि इलास्टिक बॉडी क्या होती है आपकी। देखिए नाम से पता चल रहा है इलास्टिक। इलास्टिक आपने देखा होगा, रबड़ जो होगी, रबड़ देखी होगी आपने। देखिए ये आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ इसने हाथ से रबड़ फंसा रखी है। आपने देखा होगा जब हम रबड़ को खींचते हैं, तो जब जैसे रबड़ जब खींचते हैं तो क्या करते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं। भाई ये रबड़ है, इस रबड़ को मैंने क्या करा, हाथ से इधर खींचा, तो ये रबड़ आपकी इस तरह से हो जाएगी, कुछ समय बाद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी जब आप फोर्स लगाएंगे।
लेकिन जैसे ही आप इससे जो लगा हुआ फोर्स हटाएंगे, ये फिर दोबारा से अपनी पुरानी शेप में, इसी शेप में आ जाएगी जिस शेप में पहले थी। ठीक है नहीं, तो ऐसी बॉडी जिस पर फोर्स लगाने से उसकी जो शेप और साइज है वो चेंज हो जाता है, लेकिन फोर्स हटाने के बाद वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, वो बॉडी कहलाती है इलास्टिक बॉडी। जैसे कि इधर आपको एक स्प्रिंग का डायग्राम नजर आ रहा होगा। स्प्रिंग को भी आप जानते हैं कि जब स्प्रिंग को हम स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं, देखिए ये पुरानी ये कंडीशन है आपकी फर्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन है। फिर आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा सा फोर्स लगाने से आपने कंप्रेस किया इसे, कंप्रेस करने के बाद आपका स्प्रिंग की लेंथ कम हो गई। फिर आपने फोर्स लगाया, फिर आपकी इसकी लेंथ और कम हो गई। लेकिन जैसे ही आप ये वाला फोर्स और ये फोर्स हटाएंगे, तो आपके ये स्प्रिंग दोबारा से इसी पोजीशन में आ जाएंगे। ये आपने देखा भी होगा स्प्रिंग के साथ। तो इलास्टिक बॉडी क्या है, देखिए इलास्टिक बॉडी डेट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? तो इलास्टिक बॉडी क्या करती है, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेती है। कब रिगेन करेंगी? ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करने के बाद। क्लियर है? तो ये आपकी इलास्टिक बॉडी हो गई बेटा। इलास्टिक बॉडी के बाद हम चलते हैं, देखिए छोटी छोटी सी डेफिनेशन और भी है इसके अंदर। पहला है स्पेस। क्या है? स्पेस। स्पेस का मतलब होता है, देखो घेराव। घेराव का मतलब कोई भी आपका पार्टिकल है वो सभी डायरेक्शन में, जैसे स्पेस क्या है आपका, ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मांड पूरा का पूरा आपका स्पेस है। देखिए स्पेस इज ए रीजन विच एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन। स्पेस वो रीजन है जो जिसे हम सभी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड कंटेन एवरीथिंग इन इट। और ब्रह्मांड की सभी चीजों को हम इसके अंदर रख सकते हैं, जैसे सन, मून, स्टार, अर्थ एटसेट्रा। यानी जितने भी आइटम आप अपनी आंखों से देखते हैं वो सब आप स्पेस के अंदर रख सकते हैं। क्लियर है? तो छोटी सी डेफिनेशन है, स्पेस इज ए रीजन विच एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन। स्पेस एक ऐसा रीजन है जिसे हम सभी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है नहीं? एंड कंटेन एवरीथिंग इन इट, और इसमें हम सभी चीजों को रख सकते हैं। ये आ जाएगा आपका स्पेस। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी टाइम की। किसकी आती है? टाइम। टाइम इज ए मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट। टाइम क्या मेजर करता है कि आपका जो इवेंट है वो कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। मान लिया आपने जो है 4:45 पर किसी काम को करना शुरू किया और 5:45 पर वो काम कंप्लीट हो गया। ठीक है नहीं? तो मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट, यानी एक इवेंट 4:45 पर शुरू हुई और 5:45 पर खत्म हो गई। यानी इस इवेंट को पूरा करने में कितना समय लगा? इस इवेंट को पूरा करने में समय लगा 1 आवर या 60 मिनट। क्लियर है नहीं? तो टाइम क्या है? टाइम क्या मेजर करेगा, किसी इवेंट को पूरा होने में कितना समय लग रहा है। क्लियर है नहीं? वो आपका टाइम होगा। नेक्स्ट आता है ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री क्लियर है? ट्राजेक्ट्री का मतलब ये होता है कि आप जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, यानी आप जैसे मान लिया ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हैं। ठीक है नहीं? अब ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर जाने की एक सड़क ऐसी है और ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने की एक सड़क ऐसी भी है। क्लियर है नहीं? तो आप ए से बी ऐसे भी जा सकते हैं, ए से बी ऐसे भी जा सकते हैं। क्लियर है नहीं? तो आपने किस तरह का पाथ फॉलो किया वो कहलाता है आपका ट्राजेक्ट्री। तो देखिए क्या है, ट्राजेक्ट्री इज द पाथ फॉलो बाय ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। किसी भी बॉडी ने मोशन के अंतर्गत, जब वो मोशन में थी, जब गति कर रही थी, उस समय उसने कौन सा पाथ फॉलो किया, वो कहलाएगा आपका ट्राजेक्ट्री। ये आपका स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। जैसे ए से बी वाली ये स्ट्रेट लाइन है और ये आपका नीचे कर्व है। क्लियर है? तो अगर स्ट्रेट लाइन होगी उसे कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, और अगर कर्व पाथ होगा उसे कहेंगे कर्विलिनियर मोशन। तो इस तरह से देखिए तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई कि स्पेस क्या है, टाइम क्या है, ट्राजेक्ट्री क्या है। ये सब बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है नहीं? आप कभी सोचे कि सर ये हमारे सिलेबस में तो है नहीं, सर पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बेसिक टर्म्स है। मैकेनिक्स अगर आपको पढ़नी है तो ये छोटी छोटी बेसिक टर्म्स आपको समझनी पड़ेंगी। क्लियर है नहीं? तो बच्चों एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि कभी भी हमें ये नहीं देखना कि सिलेबस के ही पीछे भागना है। क्लियर है? हमें एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनना है, और सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए हमें सिलेबस से अलावा भी कुछ चीजें पढ़नी पड़ती हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। क्लियर है? अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका,
ये आपको देखिए इसमें एग्जाम्पल भी समझ में आ रहा होगा, मैंने थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि ये आपका जो है ट्राजेक्ट्री इन स्पेस टाइम, देखिए इस पॉइंट से यहाँ से ये इस तरह से गया, ठीक है नहीं, और उसने ये पाथ फॉलो किया, ये पाथ फॉलो करके वो यहाँ आ गया, यानी ये कैसा है, ये कर्विलीनियर पाथ है, ये कैसा है, कर्विलीनियर मोशन है, और उसने कर्व पाथ को फॉलो किया। क्लियर है? और यहाँ से यहाँ तक आने में से कितना टाइम लगा ये वो भी बता रहा है। क्लियर है नहीं? और ये जो पाथ आपने फॉलो किया किस में फॉलो किया, स्पेस में किया, तो स्पेस भी आ गया, टाइम भी आ गया, ट्रांजेक्टरी भी आ गया, तीनों चीज आ गई इसमें। ये यहाँ देखिए आप, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर, ये पहले शॉप पर गया, फिर इसने अपना काम पूरा किया, काम पूरा करने के बाद इसने व्हीकल पकड़ के ये यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद ये कहाँ चला गया, घर चला गया। ठीक है नहीं? तो इसने यहाँ से यहाँ तक घर तक आने में क्या क्या पाथ फॉलो किया वो सब इसमें यहाँ पर दिया गया। क्लियर है? तो इस तरह से आप ये भी निकाल सकते हैं कि इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, और जितना भी इसने ये वर्क किया वो किस में किया, स्पेस में किया। तो ये स्पेस, टाइम और ट्रांजेक्टरी तीनों का ही कॉम्बिनेशन है, तीनों के ही बारे में आपको इसके अंदर बताया गया है। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। मैं समझता हूँ कि सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सभी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानते होंगे। स्केलर को कहते हैं अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी को कहते हैं सदिश राशि। यूपी बोर्ड वालों ने पढ़ा होगा अदिश राशियाँ और सदिश राशि। तो सबसे पहले मैं स्केलर क्वांटिटी की बात कर लेता हूँ। देखिए, ए स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, यानी ऐसी क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़े। किसकी आवश्यकता पड़े? मैग्नीट्यूड की। डायरेक्शन की आवश्यकता ना पड़े, वो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा कि जाओ 5 किलो चीनी ले आओ, ठीक है नहीं, तो 5 किलो चीनी का मतलब क्या होगा, आपको ये दिशा की जरूरत तो नहीं है, आपको सिर्फ ये पता चल गया कि चीनी 5 किलो लानी है, यानी वो 5 किलो आपके लिए क्या है, वो 5 किलो आपके लिए मैग्नीट्यूड है। ठीक है नहीं? तो चीनी लाने के लिए आपको केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ी, तो मास आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी। इसी तरीके से स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी और टेम्परेचर, ये सभी, इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। आपको इसमें कहीं भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब आपके स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर, नेक्स्ट आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी में आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी, दोनों की मतलब डायरेक्शन की भी और मैग्नीट्यूड की भी। तो देखिए, ए वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता भी पड़ती है। तो वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। इसके कुछ एग्जांपल बच्चों मैंने दिए हैं। देखिए, एक्सीलरेशन है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, फोर्स है, वेलोसिटी है, ये सब आपके किसके एग्जांपल है, ये सब आपके वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल है। देखिए, जैसे आपकी जो, आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लिया एक बाइक आपकी सीधी जा रही है इस तरह से, और आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है नहीं? तो ये आपकी स्पीड है, ये आपकी क्या है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। आप इसे अभी वेलोसिटी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसे वेलोसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन, मान लीजिए ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है आपकी ईस्ट। क्लियर है? तो ईस्ट डायरेक्शन में 60 किलो, अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं ए पॉइंट से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया, तो ये तो कहूँगा मैं स्पीड। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं ए पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर, किधर, ईस्ट डायरेक्शन की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से गया, फिर ये वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दी। ठीक है नहीं? लेकिन जैसे ही अगर मैं इसे स्पीड मानूं कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और मैं यहाँ से टर्न हो गया, तो टर्न होते ही भले ही ये आपकी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो, ठीक है नहीं, स्पीड सेम रहेगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो ईस्ट डायरेक्शन थी, ये आपकी कौन सी होगी, ये आपकी साउथ डायरेक्शन हो गई। तो
अब आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, 60 किलोमीटर पर हावर टूवर्ड्स द साउथ, यानी साउथ की ओर। क्लियर है। तो जब हम सड़क पर चलते हैं और जैसे ही कोई मोड़ आता है तो उस मोड़ पर, जैसे इस तरह के मोड़ आते रहते हैं, तो मोड़ पर गाड़ी घुमाते ही आपकी स्पीड भले ही सेम रहे, आप भले ही स्पीड कम ना करें, लेकिन घूमते ही आपकी वेलोसिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात की जाती है। क्लियर है। अब देखिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल हमने दिए हैं। जैसे मैं भी आपको स्पीड और वेलोसिटी की बात बता रहा था, तो अगर मैं वेलोसिटी की स्पीड की बात करूँगा तो मैं कहूँगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है नहीं। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँगा तो मैं कहूँगा 5 मीटर पर सेकेंड, और साथ में डायरेक्शन भी लिखूंगा। डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ये आपको एरो नज़र आ रहा होगा, ये एरो नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा है और इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है नहीं। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी। लेकिन स्केलर के लिए आपको केवल मैग्नीट्यूड से ही काम चल गया। ठीक है भाई। अब देखिए, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बाद आता है आपका मास एंड वेट। क्या आता है जी, मास एंड वेट। आप सभी देखिए जानते होंगे कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आज मैं देखिए आपको वो कन्फ्यूजन दूर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ देखिए मास की। मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम या ग्राम। ग्राम में भी तोल लेते हैं, किलोग्राम में भी तोल लेते हैं, पौंड भी होती है, बहुत सारी यूनिट होती है, लेकिन हम बेसिकली जो एमकेएस पद्धति यूज करते हैं उसमें किलोग्राम रहता है। देखिए, मास रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर लगा हुआ है, कितना उसकी जो पदार्थ लगा हुआ है उसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे मैंने कहा जी 5 किलो चीनी ले आओ, तो नहीं 5 किलो चीनी, चीनी क्या है, चीनी एक आएगा आपकी मैटर है, और 5 किलो क्या है, 5 किलो इसकी क्वांटिटी है। तो ये 5 किलो किसे डिनोट कर रहा है, ये 5 किलो उसके मास को डिनोट कर रहा है। यानी किसी भी मैटर की कितनी क्वांटिटी है वो क्या कहलाएगी, वो क्वांटिटी आपकी मास कहलाएगी। ध्यान रखिएगा आप। ठीक है नहीं। और हमेशा इसे हम किस में मेजर करते हैं, हमेशा हम इसे मेजर करेंगे किलोग्राम में। किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में मेजर करेंगे। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एम से। कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल एम से भी। ठीक है। एक फॉर्मूले से भी हम इसे निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी इक्वल होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये तो पढ़ा होगा आपने विंटर में। डेंसिटी जिसे घनत्व भी कहते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। पढ़ा होगा नहीं। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला भी आ जाएगा कि मास किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के। क्लियर है। तो मास समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं देखिए वेट की। मास के बाद हम किसकी बात करते हैं, वेट की। वेट क्या है, अब देखिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ भाई, जैसे आप अपना वजन करते होंगे सभी जो है अभी कांटे पे तो बैठ के वजन कर लेते हैं कि कितना वजन है। आपको जैसे आपने आपसे पूछा भी कितना वजन हुआ, तो आप कहते हैं कि मेरा वेट 50 kg है। क्या ये तो बताते हैं कि मेरा वेट 50 kg है, लेकिन आप खुद देखिए ये केजी तो मास की यूनिट होती है। केजी किसकी यूनिट होती है, मास की। वेट की यूनिट क्या है, वेट की यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन यूनिट होती है। तो आप इसे कैसे वेट कह सकते हैं, आप ये देखिएगा। तो हम जब कांटे पर बैठकर अपना या बैलेंस पर जो हम अपना बैलेंस करते हैं, जो अपना वेट करते हैं, वो वेट नहीं होता, वो मास होता है। क्या होता है, मास। वेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जी की मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 की या 10 की। ठीक है नहीं, तब जाके जो इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा तब ये हमारा क्या होगा, वेट होगा। ये ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा, है ना, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हम अपना मास तोलते हैं, अपना वेट नहीं तोलते। वेट के लिए तो हमें 9.8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा टोटल वेट आएगा। ठीक है भाई। तो देखिए वेट क्या है, वेट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स। अमाउंट ऑफ फोर्स क्या है, ये भी एक तरह का फोर्स है, क्योंकि देखो फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है और वेट की यूनिट भी न्यूटन है। एक तरह का ये फोर्स है एक्टिंग ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी आपको पता होगा कि W इजगल टू क्या होता है, W इजगल टू होता है mg। W क्या होता है, W इजगल टू आपका mg होता है। ठीक है नहीं। तो जो W इजगल टू mg है आपका, यानी जो मास है, ये मास किसकी वजह से एक्सीलरेटेड हो गया, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जी की वजह से। वही इसने कहा है देखिए
वेट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द मास, जो ऐसा फोर्स जो किस पर एक्ट कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है मास पर, ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की एक्सीलरेशन की वजह से मास पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो कहलाएगा आपका वेट। और वेट हमेशा कैसे निकालते हैं हम, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी से निकालते हैं, और इसकी यूनिट होती है, देखिए आप निकाल सकते हैं, यूनिट निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है, देखिए डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, तो ये मास है तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और जी क्या है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं हम, ये ध्यान रखिएगा आप चाहें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, चाहे तो न्यूटन लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। तो देखिए यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन भी है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है, वेट को हमेशा डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, और ये नीचे देखिए फॉर्मूला आ गया, मैंने बता दिया आपको कि वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है भाई, अब जो थोड़े से डाउट है मास और वेट को लेके, उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मैंने एक हेडिंग बनाई है, ठीक है भाई, कि क्या क्या डिफरेंस दोनों में है। आपको देखिए डायग्राम नजर आ रहा है, एक बच्चा है, यहाँ पर जो है ये अर्थ है आपकी, और ये आपका जो है ये मून है, ठीक है भाई। अब ये अर्थ पर खड़ा है, यहाँ पर अपना वेट कर रहा है, तो इसका मास यहाँ पर कितना है 80 kg है, मास कितना है 80 kg, ठीक है भाई। तो इसका वेट कितना होगा, इस 80 kg में मैं 9.8 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका वेट आ जाएगा ये 784 न्यूटन। लेकिन जब ये मून पर गया तब भी इसका वेट 80 kg था, लेकिन तब इसका वेट कितना हो गया, तब इसका वेट हो गया 130.6 न्यूटन। क्यों, क्योंकि मास तो हमेशा सेम रहेगा, मास आपका अर्थ पर भी सेम रहेगा और मून पर भी सेम रहेगा, पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी घुमाएं मास आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि W इजगल टू क्या होता है, W इजगल टू होता है mg, और g की वैल्यू अर्थ पर तो 9.8 है, मून पर क्या है, मून पर 1.6 के लगभग होती है, ठीक है नहीं। तो हर जगह आपकी जो वैल्यू सिस्टम है जी का वो चेंज हो जाता है, ब्रह्मांड में सब जगह जी की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि मास हमेशा सब जगह एक रहेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट हर लोकेशन पर आपका चेंज होता रहेगा, जहां पर भी जी की वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी वहीं पर आपका वेट चेंज हो जाएगा। देखिए यही कहा है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट पर, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए बॉडी एट एवरी लोकेशन, बट वेट कैन बी चेंज एट डिफरेंट लोकेशन, वेट डिपेंड अपॉन द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसके बाद देखिए हम चलते हैं यहाँ पर, इसका अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे मास है 1 kg, कितना मास है 1 kg का मास है, तो 1 kg के मास को वेट बदलने के लिए क्या करेंगे, जी की मल्टीप्लाई करेंगे, जी की वैल्यू मैंने 10 मान ली यहाँ पर देखिए, ठीक है नहीं। तो जी की वैल्यू मैंने 10 मान ली तो कितना हो गया, ये आ गया 10 न्यूटन। 10 kg कितना आ गया जी 100 न्यूटन, 10 की मल्टीप्लाई करके, और 200 kg कितना आ गया 2000 न्यूटन। डब्ल्यू इजगल टू एम जी से मैंने यहाँ पर निकाल लिया, और जी की वैल्यू क्या है आपकी, जी की वैल्यू है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, न्यूटन पर केजी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे भी, लेकिन आप यही याद रखिएगा, ठीक है भाई। अब देखिए इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, अब आते हैं हम फोर्स पर। अब किस पर आते हैं हम, फोर्स पर आते हैं। अब बात करेंगे फोर्स की। देखिए ये इस यूनिट का जो टॉपिक है फोर्स, इसके बारे में बताता हूँ। देखिए मैं आपको फोर्स क्या है, आपको देखिए फोर्स की डेफिनेशन बताता हूँ। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। क्या है, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है, एक बाह्य प्रभाव है, ठीक है नहीं, विच टेंड्स टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ ए सिस्टम। जो क्या करता है, जो किसी भी सिस्टम की स्पीड को चेंज करने की कोशिश करता है, या डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है, या चेंज कर देता है। क्लियर है नहीं, यानी फोर्स क्या है, बल एक बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की दिशा को या उसकी स्थिति को चेंज करने की कोशिश करता है या चेंज कर देता है। ये ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन है आपकी फोर्स की। ए फोर्स इज अप्लाइड व्हेनेवर द सिस्टम नीड टू बी एक्सीलरेटेड और डी एक्सीलरेटेड। यानी अगर हमें किसी भी बॉडी को एक्सीलरेट करना है, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना है, या उसे रोकना है, उसकी वेलोसिटी को घटाना है, तब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। फोर्स क्या है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम नजर आ रहा होगा, यहाँ पर
इधर से भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इधर से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अगर दोनों डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होगा और सेम होगा तो बॉडी आपकी एज इट इज उसी पोजीशन में बनी रहेगी। लेकिन मान लें यहाँ पर आपका फोर्स कितना है 9 न्यूटन, यहाँ पर कितना है 10 न्यूटन, तो आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है। क्लियर है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये एक गाड़ी है, एक रिक्शा टाइप बनी हुई है जिस पर ये लड़की बैठी हुई है और दो बच्चे इस पर क्या कर रहे हैं, पीछे से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है नहीं, तो पीछे से देखिए एक फोर्स ये F1 है, ये F2 है। जब ये दोनों फोर्स इस पर अप्लाई होंगे तो आपकी ये गाड़ी इस डायरेक्शन में दौड़ने लगेगी, एक्सीलरेट हो जाएगी। क्लियर है। तो ये आपका फोर्स हो गया बच्चों। और कुछ एग्जाम्पल थोड़े से बताता हूँ, देखिए मैं इसमें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये सब चीज़ें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर जो पहला है पुश और पुल। अगर मैं जैसे कोई बॉडी है, ये इस बॉडी पर इस तरह से बाहर की तरफ को फोर्स लगा रहा हूँ तो ये कहलाएगा पुल फोर्स, क्योंकि मैं बाहर की ओर खींच रहा हूँ। और अगर मैं इस तरह से यहाँ से अंदर की ओर को फोर्स लगा रहा हूँ तो ये कहलाएगा पुश फोर्स। आपका क्या कहलाएगा, पुश फोर्स। क्लियर है। तो पुल और पुश का भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मेज को इस तरह से यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है, मेज को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ये लड़की भी क्या कर रही है, ये लड़की इस ट्रॉली को पुश कर रही है, तब जाके ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। साइकिल पर हम क्या है, पैरों से फोर्स लगाते हैं किस डायरेक्शन में, आगे की ओर, तो आपकी साइकिल भी आगे की ओर दौड़ने लगती है। तो आप देख रहे होंगे कि फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, किसी पुल फोर्स भी लगा सकते हैं, पुश फोर्स भी लगा सकते हैं, और बॉडी को एक्सीलरेट भी कर सकते हैं और डी एक्सीलरेट भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको देखिए बताया कि जो हमारा फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है जी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमेशा जो उसकी फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो चार चीज़ों से पूरी होती है, चार एलिमेंट फोर्स को पूरा करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है मैग्नीट्यूड, कितना आपने फोर्स लगाना है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगाना है, किस पॉइंट पर लगाना है, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, और लाइन ऑफ एक्शन क्या है। इन चारों चीज़ों के बारे में आपको पता होगा, आप तभी किसी फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इन चारों में से अगर एक भी आपको नहीं पता तो आप फोर्स को सही से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई। देखिए फोर्स इज रिप्रेजेंट एज ए वेक्टर डेट इज एन एरो विद इट्स मैग्नीट्यूड, यानी इसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, एरो, एरो कहते हैं देखिए लाइन ऑफ एक्शन को, जब एरो जो है हमारी वो लाइन ऑफ एक्शन पर डिपेंड करेगी। आगे देखिएगा एग्जांपल के थ्रू मैं चारों बताऊंगा कि चारों को हम कैसे बताते हैं। देखिए ये आपको एक यहाँ पर डायग्राम नजर आ रहा होगा, ठीक है नहीं, ये आपका जो रेड जो लाइन है, ये रेड जो लाइन आपको दिख रही है ये फोर्स की लाइन है। ठीक है नहीं, यानी यहाँ से यहाँ तक फोर्स लगा है, किस पॉइंट पर लगा है, इस पॉइंट पर। तो ये तो हो गया आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या हो गया जी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मान लीजिए ओ पॉइंट है तो मुझे पता चलेगा कि मुझे ओ पॉइंट पर अप्लाई करना है फोर्स, तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ एक्शन। ठीक है भाई। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओ पॉइंट से हमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। जैसे कि मैंने बता दिया कि मान लीजिए एक्स एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए फोर्स लगाना है। ठीक है नहीं, तो डायरेक्शन भी पता चल गई। अब जो फोर्स लगाना है वो कितने न्यूटन का लगाना है, मान लीजिए 70 न्यूटन का लगाना है, तो ये भी पता चलेगा कि 70 न्यूटन का लगाना है। अब तीन चीजें क्लियर हो गई कि ओ पॉइंट पर फोर्स लगाना है, एक्स डायरेक्शन से 30 डिग्री ऊपर लगाना है और 70 न्यूटन का फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड भी क्लियर है, डायरेक्शन भी क्लियर है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी क्लियर है। लेकिन क्लियर ये नहीं है कि फोर्स ओ पे अंदर की ओर लगेगा या बाहर की ओर लगेगा। ठीक है नहीं, उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। जैसे यहाँ पर ये एरो दिखा रखा है, ये एरो क्या कर रहा है, सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेंस ऑफ डायरेक्शन का मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन है वो आपकी ये है। ठीक है नहीं, यानी फोर्स ओ से बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, तो चार चीजें हो गई, मैग्नीट्यूड 70 न्यूटन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ओ, डायरेक्शन क्या है 30 डिग्री, और लाइन ऑफ एक्शन हो गई आपकी। क्लियर है। तो इस तरह से किसी भी फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपको चार चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट देखिए, फोर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिर्फ एफ से डिनोट करते हैं। यह आपको पता होगा कि फोर्स को किससे डिनोट किया जाता है, एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है भाई, फॉर्मूला होता है एफ इजकल टू एम में। ठीक है, यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन भी कह सकते हैं। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन के। तो ये सब बेसिक चीज़ें मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले भी। अब देखिए, अब आते हैं न्यूटन्स के लॉ। न्यूटन्स के लॉ की बात करते हैं। न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं, आपको देखिए पता भी होगा, वैसे न्यूटन्स के लॉ के बारे में इंटर में आपने पढ़ा होगा। 3 लॉ होते हैं आपके, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ।
फर्स्ट लॉ आपका ये कहता है, देखिए, ए बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन और ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स। एक बॉडी आपकी अगर मोशन में है तो वो मोशन में बनी रहेगी, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बनी रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य पर फोर्स नहीं लगाया जाता। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, कि जब तक किसी बॉडी पर कोई आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो अपनी उसी पोजीशन में बनी रहेगी। जैसे ये आपकी जो कोई बॉडी है, इस बॉडी पर जब तक मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ये उसी पोजीशन में आपकी बनी रहेगी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है? देखिए, आपका सेकंड लॉ है F इक्वल टू एम में। जो F है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है जी एम में के। सेकंड लॉ ये कहता है आपका। क्लियर है? फोर्स इक्वल मास टाइम्स एक्सीलरेशन। फोर्स किसके इक्वल होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन के। क्लियर है? फोर्स यानी जैसे ये गाड़ी है, आपको ये गाड़ी नजर आ रही होगी, एक गाड़ी ये नजर आ रही है, तो देखिए इनका एक्सीडेंट हुआ दोनों गाड़ी का, तो इस गाड़ी की जितनी स्पीड ज़्यादा होगी, जितना एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, और जितना मास तो चलो सेम ही रहेगा, लेकिन एक्सीलरेशन आप घटा बढ़ा सकते हैं, तो जिसका ए ज़्यादा होगा वही गाड़ी टक्कर मारेगी। क्लियर है नहीं? और डैमेज कौन सी हो जाएगी? ये वाली गाड़ी, नुकसान इसका हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा, फोर्स हमेशा किसके इक्वल होता है? एम में के। अब बात आती है देखिए थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ क्या कहता है कि भाई कि फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है भाई, यानी एक्शन किसके इक्वल होता है? रिएक्शन के। यानी अगर आप कोई वर्क करते हैं तो जितना एक्शन आप कर रहे हैं उसके अपोजिट उतनी ही रिएक्शन होगी। क्लियर है? जैसे आपने देखा होगा, बॉल होती है, बॉल को हम नीचे धरती पर मारते हैं, तो जितनी तेजी से मैं धरती पर पटकूंगा उसे, वो वापस उतनी ही तेजी से ऊपर उठेगी। यानी कहीं ना कहीं नीचे से, धरती से जो समतल है आपका, वहां से रिएक्शन अप्लाई हो रही है। आप धीरे से बॉल को नीचे मारेंगे, वो धीरे से ऊपर आएगी। क्लियर है नहीं? तो यहाँ से आपका थर्ड लॉ क्लियर होता है कि भाई फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बात करते हैं, देखिए थोड़े से एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल क्या है? देखिए, पहला एग्जाम्पल है व्हेन ए कार स्टॉप सडनली। पहले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, इसे पढ़ते हैं। व्हेन ए कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर स्टिल फील फॉरवर्ड मोशन। दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन वेयर बाय द कार बिगिंस टू स्टॉप while द बॉडी इनसाइड इन स्टिल इन ए स्टेट ऑफ मोशन। आपने देखा होगा कि जब हम बस में सफ़र करते हैं तो बस में सफ़र करते हुए जब कभी बस वाला अचानक से ब्रेक लगा देता है तो क्या होता है? हम अपनी सीट से बैठे बैठे आगे बढ़ जाते हैं। होता है नहीं आगे? यानी जिस पोजीशन में बैठे वो पोजीशन हमारी चेंज हो जाती है। यानी जैसी बस वाले ने फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया ब्रेक पर, तो हमारी पोजीशन चेंज हो गई। वो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है नहीं, कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे हमारी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बॉडी की पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। ठीक है नहीं? देखिए एग्जाम्पल 2 देखिए आप। व्हेन यू टर्न ऑफ ए टेबल फैन द ब्लेड कंटिन्यू टू मूव फॉर सेम टाइम इवन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है नहीं? जब आप किसी टेबल फैन को क्या करते हैं? टेबल फैन को क्या करते हैं? मूव करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं। ठीक है नहीं? व्हेन यू टर्न ऑफ ए ब्लेड फैन द ब्लेड कंटिन्यू टू मूव फॉर सम टाइम। ठीक है नहीं? आपने उसे बंद कर दिया, तो बटन बंद करने के बाद, बटन स्विच को ऑफ करने के बाद आपके जो ब्लेड हैं वो ब्लेड कुछ समय तक चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। होता है नहीं? इवन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी घूमते रहते हैं। ये सब किसकी वजह से? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से। क्लियर है? फिर आता है एग्जाम्पल 3। ए डर्टी डिश लाइंग ऑन टेबल विल नॉट मूव और गेट क्लीन अनलेस यू अप्लाई सम फोर्स एंड पुट इट इन द डिशवॉशर। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद बर्तन वहीं छोड़ दिए, ठीक है नहीं, तो जब तक आप उन बर्तन को उठाकर डिशवॉशर में नहीं डालेंगे तब तक वो प्लेट आपकी वहीं रखी रहेगी। यानी आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसे उठानी पड़ेगी और डिशवॉशर में रखनी पड़ेगी, तभी जाके वो धुलेगी। ठीक है? तो ये है आपके फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं, देखिए सेकंड लॉ के जो एग्जाम्पल है। सेकंड लॉ के एग्जाम्पल है आपके व्हेन we kick a saucer ball in a specific direction we are exerting force on the ball. The harder we kick the more force we apply and the further the ball goes. यानी आप जैसे बॉल पर हम किक मारते हैं तो जितनी ज़्यादा स्पीड से आप जितने ज़्यादा फोर्स से आप क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे, उतना ही उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। ये तो कहता है F इक्वल टू एम में। ठीक है नहीं?
यानी एफ ज़्यादा होगा तो ए ज़्यादा होगा, ए ज़्यादा होगा तो एफ भी ज़्यादा होगा, ठीक है नहीं। यानी इसने यही कहा है कि वी आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द बॉल, द हार्डर वी किक द मोर फोर्स वी अप्लाई एंड द फर्दर द बॉल गोज। जितने ज़्यादा हार्डर हम किक मारेंगे उतनी ही आपकी बॉल ज़्यादा तेज़ी से जाएगी, ज़्यादा एक्सीलरेशन से जाएगी। एक कार वाला एग्जांपल मैंने आपको समझाया था। देखिए कि अगर कोई रेसिंग कार है, देखिए इन रेसिंग कार इंजीनियरिंग ट्राई टू कीप व्हीकल मास एज लो एज पॉसिबल, ठीक है नहीं। दिस मीन्स विद लोअर मास मोर एक्सीलरेशन कैन बी प्रोवाइडेड, इफ द एक्सीलरेशन इज हाई द चांस ऑफ विनिंग द रेस आर आल्सो इंक्रीज। यानी आपकी जो रेसिंग कार बनाई जाती है, रेसिंग कार हम क्या करते हैं, आपने देखो छोटी सी रेसिंग कार बनाई जाती है, उसका मास कम रखा जाता है, ठीक है नहीं, मास कम रखते हैं उसका, और एक्सीलरेशन ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं कि उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा रहे, ठीक है नहीं। और जब एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा तो हमारे विनिंग के चांस ज़्यादा रहेंगे। क्लियर है। अब आता है एग्जाम्पल 30 इसका, ड्यूरिंग ए कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट वाला मैंने आपको बताया था कि दो कार हैं आपकी, दोनों कार क्या कर रहे हैं, एक ज़्यादा स्पीड से, एक हल्की स्पीड से। तो ज़्यादा स्पीड वाली जो होगी वो हल्की स्पीड पर टक्कर मारेगी, और उसमें क्या होगा, नुकसान किसका होगा, जो हल्की स्पीड में थी। क्लियर है नहीं। ड्यूरिंग ए कार एक्सीडेंट द फोर्स बिटवीन द कार and the other vehicle is known as impact force. This force depend on the mass of colliding vehicle and the speed at which they are moving. यानी जो आपका एक्सीडेंट हुआ है वो किस पर डिपेंड करेगा, कि वो डिपेंड करेगा मास ऑफ कोलाइडिंग व्हीकल। आपने देखा होगा जो छोटा वाहन होता है उसका नुकसान ज़्यादा होता है, और जो जैसे वो बड़ा वाहन होता है उसका नुकसान कम होता है। एंड द स्पीड एट विच दे आर मूविंग, और वे किस स्पीड से मूव कर रही हैं। क्लियर है। दिस मीन्स दैट इफ ए बिगर एंड हैवियर व्हीकल मूविंग विद ग्रेटर स्पीड इज इन्वॉल्व इन ए कोलिजन देन इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट फोर्स विल बी ग्रेटर। अगर कोई जैसे ट्रक है, अगर ट्रक आपका तेज स्पीड से आ रहा है तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा एक छोटे व्हीकल पर। क्लियर है। तो ये आपके सेकंड लॉ के एग्जाम्पल हो गए। अब लास्ट हमारी जो पीपीटी है वो है थर्ड लॉ के एग्जाम्पल, ठीक है नहीं। थर्ड लॉ के एग्जाम्पल क्या है, देखिए आपको पता है थर्ड लॉ है आपका एक्शन इजकल टू रिएक्शन। तो ये आपको बताएगा, देखिए एग्जाम्पल 1 में, व्हेन यू सिट इन ए चेयर यू आर कॉन्स्टेंटली पुशिंग ऑन द चेयर। जब हम किसी चेयर पर बैठते हैं तो हम कॉन्स्टेंटली उसे क्या करते रहते हैं, उसे पुश करते रहते हैं। चेयर को पुश करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है, विद ए डाउनवर्ड फोर्स। द चेयर इज ऑल्सो पुशिंग यू बैक विद एन अपवर्ड फोर्स, अदरवाइज द चेयर वुड कोलैप्स, यू वुड फॉल, ठीक है नहीं। जितना फोर्स आप चेयर पर बैठकर नीचे की ओर लगाते हैं उतना ही चेयर आपको पर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 है, देखिए, बर्ड्स ऑल्सो फ्लाई यूजिंग द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द विंग्स ऑफ द बर्ड पुश द एयर क्रिएटिंग एन अपवर्ड फोर्स विच हेल्प देम मूव फॉरवर्ड। एयरप्लेन एंड हेलीकॉप्टर ऑल्सो यूज दिस टेक्निक, ठीक है। जो आपके हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं, वो भी आपके न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उड़ते हैं। आपने रॉकेट देखे होंगे कि रॉकेट कैसे उड़ते हैं। रॉकेट से आपने देखा होगा पीछे से एक सफ़ेद धुआं से निकलता रहता है, वो क्या करता है, वो धुआं नहीं होता, वो एक्शन करता है, वो फोर्स अप्लाई करता है, और उसके अपोजिट से जब फोर्स लगता है तो आपका रॉकेट ऊपर जाता है। इसी तरह से आपके जो बर्ड होते हैं, उसके जो फ्लाई होते हैं, वो भी क्या करते हैं, उनके जो पंख होते हैं वो भी एयर पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो एयर आपकी जो है वो किस पे प्रेशर अप्लाई करेगी, वो बर्ड पर अप्लाई करेगी, और बर्ड आपकी हवा में उड़ती चली जाएगी। एग्जाम्पल 3 स्विमिंग का एग्जाम्पल है। देखिए स्विमिंग में भी आपने देखा होगा कि हम हाथ पैर को कैसे करते हैं, हाथों से पानी को पीछे हटाते हैं। तो जितना फोर्स हम हाथों से पानी पर लगाएंगे उतना ही पानी हमारी बॉडी पर लगाएगी, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और हम तैरते चले जाएंगे। देखिए वाइल स्विमिंग और मूविंग इन ए रोबोट व्हेन यू पुश द वाटर बैकवर्ड देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जनरेटेड विच पोज फॉरवर्ड मोशन। क्लियर है। तो ये हो गए आपके थर्ड लॉ के एग्जाम्पल। क्लियर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आपकी जो है ये इस लेक्चर में हमने न्यूटन लॉज तक पढ़ा दिया बेटा। अब इसे आप इससे अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। जितने भी टॉपिक मैंने कवर किए हैं वो सब आप अच्छे से अपने नोट्स में कवर कर लें। कोई भी डाउट हो आपको, आप जो है अपने कमेंट में डाल दें, ठीक है नहीं, मैं उस डाउट को भी आपको क्लियर करूँगा, आप निश्चिंत रहें। लेकिन जो हमारी वीडियो है आप इसे शेयर ज़रूर करें, जो भी आपके स्टूडेंट जानने वाले हैं जो इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आप उनसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा आप। धन्यवाद।